हेलो एवरीवन, आज डेट है 18 मई 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि 1000 आइलैंड्स को आपको मैप में व्यू करना है। फिर से रिलेटेड हम हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था अगालेगा आइलैंड को लेकर के। तो अगालेगा आइलैंड को अगर हम मैप में व्यू करें तो ये इंडियन ओशन में लोकेटेड है और मॉरिशस का पार्ट है। कुछ टाइम पहले अगालेगा आइलैंड को लेकर के एक रिपोर्ट जो है वो सर्कुलर हो रही थी कि मॉरिशस ने इंडिया को अलाउ कर दिया है कि आप अगालेगा आइलैंड पर अपना मिलिट्री बेस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। लेकिन बाद में मॉरिशस ने इस रिपोर्ट को लेकर के डिनाई किया कि इस तरीके का कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी डिस्कशन इंडिया और मॉरिशस के बीच में नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये जो अगालेगा आइलैंड है वो न्यूज़ में रही थी। द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रंट पेज पर रिलेटेड है ज्ञानव्यापी मॉस्क्यू को लेकर के। आप सभी को पता है, कल हमने डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के इसकी हियरिंग होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी यहाँ पर वीडियोग्राफी हुई है जिसमें ये बताया गया है कि शिवलिंग के ट्रेसेस यहाँ पर मिले हैं, उसको एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपने जो भी वीडियोग्राफी की है उसको स्टोर करके रखिए। इसके अलावा दूसरी बात ये बोली है कि जो भी यहाँ पर मॉस्क्यू में जो भी नमाज अदा की जाती है मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा, उसके ऊपर आप कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाओगे। मीन्स यहाँ पर कोऑपरेशन के थ्रू जो भी प्रोसीजर चल रहा है उसको लेकर के रेगुलर काम होता रहेगा। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कमिश्नर जिन्होंने यहाँ पर वीडियोग्राफी की थी और जो भी यहाँ पर उनकी वीडियोग्राफी में जो भी उनको एक तरीके से अगर हम बात करें तो मेन पॉइंट जो भी उनको मिले थे उनको लेकर के बाहर जो लीक हुई है इन्फॉर्मेशन, इसको लेकर के जो मेन कमिश्नर थे इस वीडियोग्राफी प्रोसीजर में उनको रिमूव कर दिया गया है। ओके, तो ये ज्ञानव्यापी मॉस्क्यू का, हालांकि इसको लेकर के हमारा पेज नंबर 9 जो है उस पर काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर रखा है, जिसमें 1991 का जो एक्ट है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमारी वर्शिप प्लेसेस से रिलेटेड उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको एस्टेब्लिश करने के लिए, उस एक्ट के बारे में भी वहाँ पर बता रखा है। तो वहाँ पर हम इस आर्टिकल को ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप सभी को पता है रशिया और यूक्रेन के बीच में इशू चल रहा है। तो यहाँ पर मरियापुर जो एरिया है यूक्रेन का, उसको रशिया ने क्लेम किया है कि हमने उसको अपने अंडर कर लिया है। ओके, देखो रशिया और यूक्रेन के बीच में प्रॉब्लम है। तो अगर हम मैप के बेसिस पर देखें तो यूक्रेन में बहुत सारे जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। स्पेसिफिक अगर हम देखें तो ईस्टर्न पार्ट में रशिया ने उन 2 एरियाज़ को भी क्लेम, जो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना चाहते थे, उनको इंडिपेंडेंट मतलब रिकॉग्नाइज किया है रशिया ने। तो वो एरियाज़ के जो नेम हैं उनको लेकर के मैपिंग पे बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यूक्रेन में जो भी इंपॉर्टेंट टर्म, जो भी इंपॉर्टेंट एरिया जो है वो न्यूज़ में है, वो आपको पता होना चाहिए कि किस एरिया में वो लोकेटेड है यूक्रेन में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है, यहाँ पर देखो जो कश्मीर वैली है वहाँ पर आप सभी को पता है कि जो हिंदू है, जो पंडित है वहाँ पर, उनको लेकर के कुछ क्लैश प्रेजेंट टाइम में देखने को मिल रहा है। तो एक तरीके से गवर्नमेंट जो है, ऑफिसर्स जो है, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर फियर क्रिएट हुआ तो यहाँ पर जो भी अगर हम देखें तो मिलिटेंट जो एक्टिविटी है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि वैली से ये जो प्रॉब्लम है, ये जो कन्फ्लिक्ट है वो रेगुलर बना रहे। तो इसको लेकर के बोला है कि जो भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के बेसिस पर अगर हम वर्क करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टेररिज्म की भी देखो यहाँ पर कुछ अलग एक्टिविटी दिखाई की कोशिश की गई है। कि पहले जो टेररिज्म है जिसमें एक मास गैदरिंग को जाकर के शूट किया जाता था, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। इंडिविजुअल बेसिस पर टारगेट करके जो फियर के बेसिस पर जो प्रॉब्लम है उसको और ज़्यादा इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो एडिटोरियल पेज पर रिलेटेड है, पेज नंबर 6 पर। और यहाँ पर फर्स्ट आर्टिकल है अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो नेपाल की विजिट रही है उससे बारे में। वैसे हम इससे बेसिक रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात रखी गई है कि जो हमने जो अपनी रिलीजियस डिप्लोमेसी का
इंडिया जो अपने रीजनल एरिया में जो कंट्रीज़ हैं उनको अपने साथ मिलाकर के कोशिश जो कर रहा है वो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें हम हमारे जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स हैं, जो भी हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है, उन सभी को हम आपस में मिंगल करके कोशिश कर रहे हैं कि उन कंट्रीज़ के साथ में हमारे रिलेशन बेहतरीन रहे। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इंडिया और नेपाल के बीच में जो फ्रेंडशिप है वो 1950s के टाइम में ही एस्टेब्लिश हो गई थी। काफ़ी अच्छा रिलेशन है। पॉलिटिकल बेसिस पर आप देख लीजिए, रिलीजियस बेसिस पर देख लीजिए, कल्चरल बेसिस पर, एंशिएंट हिस्टोरिकल बेसिस पर देखिए, दोनों कंट्रीज़ के काफ़ी अच्छे रिलेशन रहे हैं। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि नेपाल का जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है इंडिया को लेकर की, तो हमारे जो रिलेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ताकि दोनों जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल हो और इंडिया जो है वो चाइना को भी काउंटर करने में काफ़ी हेल्प मिले अगर इंडिया और जो नेपाल है उनके रिलेशन काफ़ी बेहतरीन रहेंगे। तो क्योंकि बफर स्टेट के रूप में वर्क करता है और इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के जो नेबरिंग एरियाज़ में जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ में रिलेशन काफ़ी बेहतरीन रहें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है पेज नंबर 7 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है यहाँ देखो जो फर्स्ट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर, इसमें सबसे पहले तो कोविड के टाइम में जो हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है इसको लेकर के राइटर ने बोला है कि जैसे ही कोविड आया इंडिया ने अपने आप को इस तरीके से इम्प्रूव किया, हमारे जो भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी थी उन सभी को हमने रिजोल्व करके उस तरीके का एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया कि जो भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन पर वर्क किया जाए। यहाँ पर राइटर ने बताया है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम ही हमने बहुत जल्दी स्टार्ट किया ताकि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन अप्लाई हो और ये जो प्रॉब्लम है इसको हम हल्ट कर सकें। यहाँ पर राइटर ने बोला है कि इंडिया में वैक्सीनेशन प्रोग्राम कोई पहली बार नहीं स्टार्ट हुआ था। 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया ने लॉन्च किया था। उसके बाद में अगर हम देखें तो 2014 के टाइम में मिशन इंद्रधनुष हमने लॉन्च किया था। ये जो प्रोग्राम है इसी का ही आउटकम है कि इंडिया ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना जो फुल इम्यूनाइजेशन जो कवरेज है जिसमें चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वीमेन ये सभी इसमें शामिल होते हैं, ये जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया था ये काफ़ी अच्छा अपने इंडिया का इनिशिएटिव था। मतलब वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो पहली बार इंडिया में लॉन्च नहीं किया गया है, इससे पहले भी हमने अपने लेवल पर अपनी जो भी डिजीज़, जो भी प्रॉब्लम थी उनके लिए भी इंडिया ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है। अब यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर हम करें तो प्रेजेंट टाइम में वैक्सीनेशन प्रोग्राम में या वैक्सीनेशन प्रोग्राम में अगर हम डिस्कस करें तो मेन चीज़ होती है कि वैक्सीन को स्टोर करना, जिसके लिए कोल्ड चेन स्टोरेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर राइटर ने ये भी बोला है कि वैक्सीनेशन में जो भी हमने अदर कंट्रीज़ में जो सेंड की है वैक्सीन, इसमें बहुत सारी जो डोज हैं वो ख़राब हो गई क्योंकि कोल्ड स्टोरेज की अवेलेबिलिटी हर जगह नहीं होती है। तो राइटर ने ये बात बताई है कि फ्यूचर में हो सकता है इस तरीके की प्रॉब्लम हो, तो कोल्ड स्टोरेज जो चेन है उसके ऊपर इंडिया को वर्क करने की ज़रूरत है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि आने वाले फ्यूचर में कोई भी जो इशू है उनको हम सोल्व कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है राइटर ने बोला है कि आज 18 मई है और 18 मई को इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है उन्होंने क्या किया है, हमारे इंडिया के जो भी ओल्ड म्यूज़ियम हैं उनको 1 वीक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो जो भी आपके आसपास वाले एरिया में या आप जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पर कोई भी म्यूज़ियम है आपको विज़िट करना चाहिए। जब भी आप किसी म्यूज़ियम में जाते हो तो हमारा हिस्ट्री जो है, हमारा कल्चर किस तरीके से रहा है वो चीज़ें हमें बताती है। यहाँ पर राइटर ने बोला है कि प्रेजेंट टाइम की जो गवर्नमेंट है उन्होंने म्यूज़ियम कंस्ट्रक्शन पर बहुत ज़्यादा वर्क किया है। जैसे कि अगर हम बात करें तो ट्राइबल एरियाज़ ने हमारी कंट्री के इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो सबसे पहले तो लास्ट ईयर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर को एस्टेब्लिश किया गया कि इस दिन जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। दूसरा उन्होंने रखा कि हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी रिवोल्ट हुई जिसमें ट्राइबल पीपल का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, तो उन सभी को लेकर के यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए एक म्यूज़ियम का और उस म्यूज़ियम में सारी चीज़ें शो होनी चाहिए। राइटर ने ये भी बताया कि जो भी हमारे इंपॉर्टेंट आइकॉनिक हैं जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसने हमारी कंट्री को ज्वाइनिंग करने में, जो भी प्रिंसिपल स्टेट्स है उन सभी को ज्वाइन करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, तो उनका सभी को पता है कि काफ़ी बड़ा उनका जो स्टेचू है वो बनाया गया है गुजरात में। ओके, अब बात आती है
बाबा भीमराव अंबेडकर की, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उनको भी कनेक्टिविटी देने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। अब यहाँ पर नेशनल म्यूजियम में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की क्या हिस्ट्री रही, अब तक ऐसे प्राइम मिनिस्टर रहे, किसने क्या क्या वर्क किया, उसको लेकर के एक म्यूजियम कंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने बोला है कि हमारे जो कल्चर जो है, हमारा जो हिस्ट्री है, उसको री इमेजिनिंग करने की, उसको प्रेजेंट टाइम में जो पॉपुलेशन है उसके साथ कनेक्ट करने की जो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है वो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। ओके, मतलब हमारे फाउंडेशनल जो रूट्स हैं उनके साथ में गवर्नमेंट हमें जोड़ना चाहती है कि इस तरीके से इंडिया ने डेवलपमेंट किया, इस तरीके से हमने जो भी प्रॉब्लम है उन सभी का सॉल्यूशन दिया, और इस तरीके से इंडिया प्रेजेंट टाइम में आगे अपना जो भी डेवलपमेंट है उसके वे पर आगे इंक्रीज अपने आप को कर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये जो डाटा है वो थॉमस कप से रिलेटेड है। इसमें इंडिया ने किस तरीके से इंडोनेशिया को 3-0 से बीट करके ये जो थॉमस कप है उसको जीता है। यहाँ पर 1990 से 2022 तक किस तरीके से थॉमस कप हुआ है, आप सभी को पता है 2 साल में होता है, पहले 3 इयर्स में होता था, फिर इसको 2 इयर्स में कर दिया गया। और यहाँ पर बताया गया कि कौन सी कंट्री, तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो इंडोनेशिया के चांसेस यहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ओके, और इंडिया 2022 का एडिशन आप सभी को पता है इंडिया ने जीता है। यहाँ पर बताया गया है कि हमारे इंडिया के जो प्लेयर्स थे उनको अगर इंडोनेशिया के प्लेयर से अगर हम कंपैरिजन करें तो पर्सनल बेसिस पर मींस इंडिविजुअल बेसिस पर हमारी जो रैंकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा कम थी उनसे, अगर हम कंपैरिजन करें उन अपोनेंट से अपने से, लेकिन फिर भी इंडिया के प्लेयर्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और थॉमस कप जो है वो जीता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 8 पर, ये वही आर्टिकल है जो फ्रंट पेज पर था ज्ञानव्यापी मॉस्क्यू को लेकर के। तो यहाँ पर इसमें जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो 1990s के बारे में ये ज्ञानव्यापी मॉस्क्यू वाला जो इशू है वो हमने डिस्कस कर लिया है। ये जो एक्ट है इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो 1990s के टाइम में राम मंदिर जो है वो इशू काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा था। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को लगा कि आने वाले टाइम में हर एरिया में इस तरीके के जो भी वर्शिप प्लेसेस हैं उनको लेकर के कन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया एक एक्ट लेकर के आओ जिसमें 15 अगस्त 1947 डेट डिसाइड की गई कि 15 अगस्त 1947 के टाइम से जो वर्शिप प्लेसेस जिस तरीके से हैं उनको उसी तरीके से रखा जाएगा, उसमें कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। और इस मामले से बाहर रखा गया राम मंदिर इशू को, क्योंकि उस टाइम जो है ये जो प्रॉब्लम है वो कोर्ट में चल रही थी कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद रहेगी या राम मंदिर बनेगा। हालांकि आप सभी को पता है जुडिशरी ने इसमें राम मंदिर बनाने के लिए जो प्रोविज़न है उसको रख दिया है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो ये 1991 का जो एक्ट बना इसमें कुछ एक्सेप्शन भी रखे गए। इसमें ये भी बोला गया कि जो एंशियंट टाइम के जो मोन्यूमेंट्स हैं, एंशियंट टाइम के जो प्लेसेस हैं उसको इस एक्ट में आप शामिल नहीं कर सकते कि 100 ईयर्स ओल्ड कोई मॉस्क्यू है, टेम्पल है, उसको आप इसमें शामिल नहीं कर सकते। ओके, आर्कियोलॉजिकल जो एक्ट है 1958 का उसमें जो भी शामिल हैं उनको आप इसमें शामिल नहीं कर सकते हो। और इसी एक्सेप्शन के बेसिस पर ये जो इशू है वो देखने को मिल रहा है। ओके, अब यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उन्होंने बात रखी है कि ये जो 1991 का जो एक्ट है उसके बेसिस पर, और यहाँ पर जो अदर कम्युनिटी है वो बात रखी है कि ये काफ़ी एंशियंट टाइम का टेम्पल है। यहाँ पर माँ श्रृंगार देवी का टेम्पल था और इसको फिर अदर एरिया में कंस्ट्रक्ट करके यहाँ पर मॉस्क्यू बनाई गई। तो यहाँ पर उन्होंने जो एंशियंट टाइम के जो हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, रिमेन्स हैं, उसमें इसको इंक्लूड करके यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की बात की गई है। तो यहाँ पर ये जो 1991 का जो एक्ट है वो भी न्यूज़ में है। इससे बेसिक जो चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस की। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो वीट का एक्सपोर्ट, आप सभी को पता है, हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं इस आर्टिकल को कि रशिया और यूक्रेन जो है वो एक मेजर एक्सपोर्टर हैं वीट के, लेकिन वहाँ पर वॉर जैसी सिचुएशन होने की वजह से प्रॉब्लम बढ़ गई है। अब इंडिया के पास में अपॉर्चुनिटी आई, लेकिन इंडिया के पास में प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो इस साल रबी क्रॉप का जो प्रोक्योरमेंट है वो काफ़ी कम देखने को मिला, प्रोडक्शन काफ़ी कम हुआ। उसका मेन रीज़न ये था कि मार्च के टाइम में ही हमारे यहाँ पर हीट वेव देखने को मिली, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, जिसकी वजह से जो वीट का प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम हुआ। ओके, और इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो वीट के प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं।
गवर्नमेंट जो है वो अदर कंट्रीज़ में अपना सर्कुलेशन कर रही थी और इंडिया चाहता है कि अदर कंट्रीज़ में इंडिया के जो ग्रेन है, इंडिया का जो वीट है उसकी अवेलेबिलिटी हो, ताकि अदर कंट्रीज़ के साथ में जो हमारे रिलेशन हैं, जो हमारा ट्रेड है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो सके। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो इंडिया में जो प्रोक्योरमेंट है, जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम देखने को मिला, जिसकी वजह से भी अगर हम देखें तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट जो है वो इफेक्ट हो सकता है। और अगर प्रेजेंट टाइम में भी हम देखें तो इंडिया में देखो पीडीएस सिस्टम के थ्रू, और दूसरा कोविड की वजह से जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है उसको भी रेगुलर अभी रखा गया है। तो ये सारे प्रोसीजर ऐसे हैं जहाँ से इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होता है गवर्नमेंट की तरफ से वीट का। हालांकि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम अल्टरनेट राइस जो है वो भी प्रोवाइड करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो वीट की अवेलेबिलिटी है वो इंडिया की पॉपुलेशन के सारी जो भी एक तरीके से बेसिक प्रोविज़न है उनको जब कंप्लीट किया जाएगा तभी हम एक्स्ट्रा को क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम बताई गई है कि किस तरीके से वीट का प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में इफेक्ट हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल रिलेटेड है, आप सभी को पता है राजीव गांधी असैसिनेशन केस में जो पेरारीवलन पार्डन है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। यहाँ के जो तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं उनको ये बात रखी गई थी कि आप क्या कीजिए, पार्डन कीजिए, मतलब जो भी ये प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन देने की कोशिश कीजिए। लेकिन गवर्नर ने काफ़ी लंबे टाइम तक तो अपने पास रखा, और फिर जब उनसे क्वेश्चनिंग की गई तो उन्होंने प्रेसिडेंट के पास में भेज दिया। तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन चल रहा है कि गवर्नर के पास में, गवर्नर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंग वर्क करता है पार्डन पावर पर। तो फिर यहाँ पर उन्होंने विदाउट एनी डिस्कशन प्रेसिडेंट के पास में क्यों भेज दिया, और क्या फिर आर्टिकल 161 के अंडर जो पावर है, पार्डनिंग पावर गवर्नर के पास में, क्या वो पावर नहीं है? क्या उस पावर के अंडर ये प्रॉब्लम या ये जो एक तरीके से मीडिएशन वाला पार्ट आता है कि आपके पास में कोई भी पार्डनिंग पावर आएगी, आपके पास में कोई पार्डनिंग इशू आता है तो आप इसको प्रेसिडेंट के पास में भेज सकते हो। तो इसको लेकर के जो इशू है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें आज अपना वर्डिक्ट सुनाएगा। अब यहाँ पर बात की गई है पार्डन पावर को लेकर के, तो कुछ बेसिक फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखो, अगर हम बात करें, एक सेकेंड, देखो अगर हम बात करें तो आर्टिकल 72 जो है उसमें है हमारे प्रेसिडेंट के पास में पावर, और आर्टिकल 161 जो है उसमें हमारे गवर्नर के पास में पावर। सबसे पहले तो ये जो पार्डनिंग पावर है इससे रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट देख लीजिए। ये जुडिशरी पावर नहीं है प्रेसिडेंट की, ये कैसी पावर है? एग्जीक्यूटिव पावर है। ओके, एग्जीक्यूटिव पावर मीन्स जो प्रेसिडेंट जो होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्क करता है। हम बहुत बार न्यूज़पेपर में ये डिस्कस करते हैं कि प्रेसिडेंट ने उनको क्या कर दिया, पार्डन कर दिया, उनको क्षमा कर दिया, क्षमादान दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट जो उनको एडवाइस देती है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रेसिडेंट अपना काम करते हैं। अब दूसरी बात आती है, ये तो हमने डिस्कस किया किससे रिलेटेड, इनकी पार्डनिंग पावर से। अब कौन कौन से पार्ट होते हैं आप सभी को पता है। पार्डनिंग पावर में 5 पॉइंट हैं, जिसमें फर्स्ट है पार्डन, सेकंड है यहाँ देखिए कम्यूटेशन। कम्यूटेशन देखो, पार्डन में तो क्या होता है, पार्डन को सिंपल लैंग्वेज में आप समझो, मान लो आपने कोई क्राइम किया और क्राइम के बाद में आपको जो जुडिशरी है उन्होंने आपको सजा भी सुना दी, पनिशमेंट भी दे दिया, फिर आप आते हो प्रेसिडेंट के पास में और प्रेसिडेंट आपको कंप्लीट बोल दें कि बिल्कुल आपका ख़त्म है, जो भी आपका पनिशमेंट है वो ख़त्म है, मतलब सीधी सी बात है आपने कोई क्राइम ही नहीं किया, इस तरीके से पार्डनिंग पावर में हो जाते हैं। दूसरी बात आता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में ये होता है कि आपको जो पनिशमेंट दिया गया है उसको चेंज करके, जैसे आपको डेथ पनिशमेंट, किसी को पर्सन को डेथ पनिशमेंट दी गई तो उसको चेंज कर दिया रिगरस इम्प्रिजनमेंट में। थर्ड है रिप्रीव। रिप्रीव में क्या होता है, रिप्रीव, ओके, रिप्रीव में ये होता है कि आपको कुछ टाइम दिया जाता है, उस टाइम में आप यूज़ कर सकते हो कि आप पार्डनिंग के लिए या फिर कम्यूटेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब नेक्स्ट हायर लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है रेस्पाइट। रेस्पाइट में कुछ स्पेशल कंडीशन होती हैं, जैसे कि कोई प्रेग्नेंट वीमेन है, कोई डिसेबल्ड पर्सन है, तो उसको थोड़ा सा जो पनिशमेंट है वो थोड़ा कम रिग्रेस दिया जाता है। और नेक्स्ट है रेमिशन। रेमिशन में क्या होता है कि जैसे आपको किसी को रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दी गई है,
तो उसमें क्या होगा, सिर्फ ड्यूरेशन चेंज की जाएगी। जैसे पहले आपको 5 साल, जैसे किसी को पहले 5 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दी गई, तो 5 साल के जगह पर अब उसको कम करके सिर्फ ड्यूरेशन को कम किया जाएगा, 2 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दे दी गई। तो ये इसके पार्ट है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। बेसिक फैक्ट्स जो हैं, अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट अपनी इस पावर को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकता है, तो मिलिट्री कोर्ट से अगर पनिशमेंट दिया गया है तो वहाँ पर भी यूज़ कर सकता है। यूनियन जो लॉ है वहाँ पर अगर ब्रोक डाउन किया है किसी पर्सन ने तो वहाँ पर यूज़ कर सकता है, और डेथ सेंटेंस किसी केस में मिली है तो वहाँ पर यूज़ कर सकता है। ओके, प्रेसिडेंट और गवर्नर में अगर हम डिफरेंस करें तो दोनों में डिफरेंस तो ये है कि दोनों के आर्टिकल अलग अलग हैं। कोर्ट मार्शल में जो प्रेसिडेंट है वो तो वर्क कर सकता है लेकिन गवर्नर वर्क नहीं कर सकता। और अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिली हो तो जो प्रेसिडेंट है वो तो पार्डन भी कर सकता है, मतलब बिल्कुल उसको क्राइम से बिल्कुल दूर कर सकता है कि आपने कोई क्राइम ही नहीं किया, और कम्यूट भी कर सकता है कि डेथ सेंटेंस से उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर सकता है। लेकिन जो गवर्नर है वो पार्डन नहीं कर सकता, ऐसा नहीं बोल सकता कि आपने कोई क्राइम ही नहीं किया है। ओके, गवर्नर ये कर सकता है कि उसको कम्यूट कर सकता है, कि उसको डेथ सेंटेंस से लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर सकता है। तो ये बेसिक फैक्ट्स हमने डिस्कस किए प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है, गवर्नर की जो पार्डनिंग पावर है उससे रिलेटेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि देखो एक कंप्लेंट आई है, चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को रिकमेंडेशन दी गई थी कि स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में जो भी वैकेंसीज है उसको आप भरिए, और जो भी पीडब्ल्यूडी को जो भी यहाँ पर रिजर्वेशन है उसको फिल कीजिए। तो हम पीडब्ल्यूडी को जो रिजर्वेशन है उससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स की हम बात करेंगे। देखो, जो पीडब्ल्यूडी के रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो 1995 में इसको सबसे पहले रिजर्वेशन दिया गया था पीडब्ल्यूडी को, ओके, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को, और 3% रिजर्वेशन दिया गया। उसके बाद में अगर हम बात करें तो 2016 के टाइम में इनका जो रिजर्वेशन है उसको 4% तो गवर्नमेंट जॉब में और 5% जो है वो यहाँ पर मतलब एजुकेशन में और जॉब में जो इनका जो भी रिजर्वेशन था उसको इंक्रीज़ कर दिया गया। और पहले से जो जितनी भी मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है, तो उसमें जो भी क्राइटेरिया है उसको इंक्रीज़ कर दिया गया, और 21 यहाँ पर क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया गया, जिसमें कुछ डिजीज़ को भी शामिल कर लिया गया कि अगर किसी को पार्किसन डिजीज है, सिकल सेल एनीमिया है, ड्वार्फिज्म है, एसिड अटैक किसी के ऊपर हुआ है, मेल्टन इलनेस है, तो इन सभी को भी शामिल कर लिया गया पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में। ओके, तो ये चीज़ें चेंज की गई पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को लेकर के। बाद में क्वेश्चन उठा कि क्या प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो इसको लेकर गवर्नमेंट ने तो मना कर दिया कि नहीं, पीडब्ल्यूडी को प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि नहीं, उनको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर पोस्ट के लिए पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी नहीं होती है, वो पोस्ट जो एक्सेसिबल है इन पर्सन के लिए उन्हीं के लिए इनके लिए वैकेंट सीट उसमें उस पोस्ट में होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो यहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पोल्यूशन की वजह से जो डेथ संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। तो 2019 में अगर हम देखें तो 6 ग्लोबल डेथ अगर देखने को मिली तो एक जो है वो पोल्यूशन की वजह से देखने को मिल रही है। मतलब एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, वो एक तरीके से इफ़ेक्ट करने लग गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है, एक मिनट, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो बर्ड स्पीसीज़ को लेकर के है। तो जो एवियन एंथुजियास्ट है उन्होंने टुगेदरली मिलकर के डिस्कस किया है कि हिमालयन वाले एरियाज़ में अगर हम बर्ड स्पीसीज़ को लेकर के डिस्कस करें तो कहाँ पर हाईएस्ट नंबर हैं, तो उत्तराखंड से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज देखने को मिले, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर जो इशू है उसकी अगर हम बात करें फॉरेन पेज पर, तो सबसे पहले तो वही जो फ्रंट पेज पर था मरियापोल जो फोर्सेस हैं वहाँ पर उसको लेकर के बात रखी गई है। दूसरी बात है वही नाटो ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, जिसमें फिनलैंड और स्वीडन ने इंश्योर किया है कि वो नाटो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर जुड़ेंगे। ओके, और नेक्स्ट जो अगर हम बात करें तो तालिबान के लेकर के है, यहाँ पर तालिबान ने जो अफगान ह्यूमन राइट्स बॉडी है उसको डिसोल्व कर दिया है। ओके, उनको लगा है, तालिबान ने बात रखी है कि हमें लगता है कि ये नेसेसरी नहीं है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है,
आप सभी को पता है, अगर हम देखें तो वहाँ पर अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो तालिबान है वो ह्यूमन राइट्स बॉडी को अवील करने में, उसको रेगुलर करने में यहाँ पर अपना काम नहीं कर रहा है। यही इशू है कि तालिबान को लेकर के अभी तक भी रिकॉग्निशन नहीं दी गई है। जो भी उनके इम्पोर्टेंट जो भी अकाउंट्स हैं उन सभी को सीज कर दिया गया है, जिसकी वजह से मनी की यहाँ पर कमी है और काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिल रहे हैं। ओके, यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट बात करें तो देखो, आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम में न्यूक्लियर डील को लेकर के यूएस और जो ईरान और जो भी अदर कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़, उनको लेकर के डिस्कशन चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उसको लेकर के जो न्यूक्लियर डील है उसको लेकर के भी डिस्कशन जब बात हुई तो यूएस की बात रखी गई है कि यूएस से कंसल्ट करके उस इश्यू को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि अगर हम बात करें तो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर ईरान के साथ में जो न्यूक्लियर डील है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं ईरान के ऊपर उनको हटा दिया जाएगा। और जब न्यूक्लियर डील को लेकर के जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हटा दिए जाएंगे तो इंडिया के जो रिलेशन है वो ईरान के साथ काफ़ी बेहतरीन रहेंगे। और इंडिया ईरान का एक तरीके से ईरान के एरिया का यूज़ करते हुए, जियोग्राफिकल एरिया को यूज़ करते हुए उस एरिया से अपनी सेंट्रल एशिया तक अपनी कनेक्टिविटी बनाएगा, अपनी अरेबियन सी में यहाँ पर जो एरिया है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेगा। आप सभी को पता है चाहबार पोर्ट हमने इसीलिए डेवलप किया था कि वहाँ से हम अफगानिस्तान से होते हुए जो हमारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ तक हमारी रीच बन सके। आप सभी को पता है कि अफगानिस्तान में जब तालिबान गवर्नमेंट आई थी तो इंडिया इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि इंडिया ने अफगानिस्तान में बहुत सारा अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है और इन्वेस्टमेंट करने का मेन रीज़न यही था कि वहाँ तक सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ तक हमारी ईजीली जो अप्रोच है वो बन सके। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ तक सभी कंट्रीज़ कोशिश क्यों करती हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर हम बात करें तो बहुत सारे वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो अदर इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, जिसके लिए ही ये सारी जो भी रिलेशन है, बायलैटरल रिलेशन या मल्टीलेटरल रिलेशन जो है वो मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।